दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर के साथ आपके समक्ष मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं, जिसमें राहुल गांधी का एक लेख दैनिक जागरण में छपी है, जिसमें चुनाव में हुई बड़े पैमाने पर धांधली का पर वे अपनी लेख को लिखे हैं और उन्होंने इस लेख में जो बातें कही है वह बहुत ही दिलचस्प है। और आपने उस समय महाराष्ट्र की जब विधानसभा के चुनाव चल रही थी, उस समय काफ़ी इस पर चर्चाएं भी हुई थी। उसके पहले हरियाणा चुनाव में भी चर्चाएं हो चुकी है। और इन सारे चीज़ों का तो आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ने कलकत्ता में पकड़ लिया था चुनाव आयोग की धांधली को, कि किस ढंग से 30 से 35 लाख वोटरों को हर राज्यों में घुमाया जा रहा है और एक मौजूदा सत्ता को किस ढंग से जीत दिलाई जा रही है, और वे मौजूदा सत्ता किस ढंग से अंपायर यानी चुनाव आयोग को की जो समिति है उसमें हेराफेरी कर करके और अपने मन मुताबिक चुनाव आयोग को बैठा देते हैं, और वह चुनाव आयोग पूरे खेल को करता है। और वही खेल अब बिहार में भी दोहराने की चर्चा चल रही है। और राहुल गांधी जी कल जब बिहार में आए थे और वहाँ पर लोगों का जो जनसमूह मिला है, लेकिन उसके बाद भी उनका कहना और यह लेख के आना देश की एक विकट परिस्थिति की ओर ले जा रहा है कि कैसे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उस ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को झोलियां भर भर करके रुपया दिया जा रहा है, और भारत के मौजूदा सत्ता उस ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने के लिए किस ढंग से उसकी मार्केटिंग कर रहा है। तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, सिंदूर बांटने की बात की गई थी और घूस करके मारने की बात कही जा रही है, जबकि घूस कर मारने का काम मेरठ से न किया है। और सेना हमेशा अपनी बहादुरी का परचम लहराते आया है, लेकिन जिसे ये बार बार दिखा करके और लोगों को ध्यान को भटकाने का जो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन असली खेला जो अंदर अंदर में हर राज्यों में चुनाव जीतने के लिए जो किया जाता है, उस पर राहुल गांधी का 5 पॉइंट जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि चुनाव में धांधली मैच फिक्सिंग की तरह है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के आंकड़े एवं नतीजे इसे बयां करती है। और पहला अंपायर की चुनाव करने वाली समिति है, उसमें हेराफेरी किया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है कि चुनाव आयोग का नियुक्ति 3 व्यक्ति करेंगे, जिसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा विपक्ष का नेता होगा और तीसरा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। लेकिन उसमें अचानक नियम में परिवर्तन करके और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उसमें से सीजीआई को हटा देते हैं और अपने पसंदीदा एक कैबिनेट के मंत्री रख लेते हैं, गृह मंत्री को, जो अमित शाह जी है। और अमित शाह जी कितने ईमानदार हैं और देश के बारे में सोचने वाले हैं, इससे आप सबको छिपा हुआ नहीं है। दूसरा चीज, फर्जी वोटरों के साथ मतदाता सूची में वृद्धि किया जाता है। जो 30 से 35 लाख फर्जी वोटर हैं, वही वोटर मध्य प्रदेश में जाते हैं, वही वोटर राजस्थान जाते हैं, वही वोटर हरियाणा जाते हैं और वही वोटर महाराष्ट्र में भी जाते हैं। और वही वोटर जब बंगाल में पहुंचते हैं और वहाँ ममता बनर्जी सीधा प्रहार करती है, जिससे चुनाव आयोग भी घबरा जाता है। तीसरा, मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ा कर दिखाना है। आप देखते होंगे कि जब चुनाव के दिन, चुनाव समाप्ति के समय जो चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जो दिखाया जाता है,
उसका आंकड़ा मिला लीजिए, और सुबह में 10-11 बजे या 2 दिन 3 दिन बाद जब आंकड़े प्रस्तुत करता है चुनाव आयोग, और उस दोनों में भारी अंतर पाया जाता है। यानी मैच फिक्सिंग कितने तरीके से किया जा रहा है ये चुनाव का, उस चीज़ों को समझने की चीज़ है। चौथा पॉइंट है कि चुनिंदा जगहों पर फर्जी वोटिंग कराना। यानी भाजपा को लगता है, मोदी जी को लगता है कि इस जगह का चुनाव हमको जीतना जरूरी है, वहां पर मतदाताओं की, फर्जी मतदाताओं की लिस्टिंग करा दी जाती है और वहां पर वह चुनाव जीत लिया जाता है। उसका नमूना आपको महाराष्ट्र का ही 1-2 स्थानों का भी उस लेख में वर्णित है कि किस ढंग से 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को 1,34,000 वोट मिलता है, वहीं भाजपा को 1,29,000 वोट मिलता है। लेकिन 5 महीना बाद ही वहां पर अप्रत्याशित रूप से भाजपा को 1,75,000 वोट मिल जाता है और कांग्रेस को 1,34,000 से 2,000 कम हो जाता है, 1,32,000 के आसपास आ जाता है। जबकि वहां पर और भी उम्मीदवार खड़े हैं, जो कि टोटल को मिला दिया जाए तो मुश्किल से 8,000 भी नहीं होता है। 5वां सवाल है सबूत छिपाने की। आप देखते होंगे कि चुनाव आयोग जिस ढंग से हरियाणा में जब हाई कोर्ट का आदेश हुआ था कि आप जो वीडियोग्राफी किए हैं चुनाव के समय, जो मतदान के समय में, उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए, और उसमें चुनाव आयोग बोलता है कि वे सारे वीडियोग्राफी को मिटा दिया गया। यानी सबूत के साथ भी छेड़छाड़ करना, किस ढंग से अंपायर अपने मुताबिक अंपायर रख कर करें और मैच को फिक्स करा लिया जाता है, उसी ढंग से चुनाव आयोग को अपने मन मुताबिक चुनाव आयोग को चुन करके और मतदान की पूरी प्रक्रिया में हेरफेर कर देना आज की मौजूदा सत्ता से सीखना चाहिए। एक और भी उदाहरण इसमें राहुल गांधी ने बहुत बड़ी दी है कि 2019 में महाराष्ट्र में 8,98,00,000 मतदाता थे, जो 2024 में 9,29,000 हो जाते हैं। खैर, ये 5 साल में यदि 30-31 लाख वोटर बढ़ते हैं, मतदाता बढ़ते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अचानक 5 महीना बाद क्या वहां पर रोहंग्या घुस जाती है? ऐसा कौन सी मतदाता बढ़ जाते हैं? 5 महीना में ही वह आंकड़ा 9,70,00,000 पहुंच जाता है। यानी 9,29,000 और 9,70,000 का हिसाब देख लीजिए कि 5 महीना में यदि 35 से 40 लाख मतदाता बढ़ जाते हैं तो इस पर विचार करने योग्य बात है कि आज मौजूदा सत्ता को एन प्रकरण किसी भी ढंग से उनका लक्ष्य ही है चुनाव जीत लेना, और चुनाव चाहे वो फर्जी ढंग से ही हो। यानी मतदाताओं पर विश्वास नहीं करना और अपने हिसाब से फर्जी ढंग से, ऐसा कि पहले भी बहुत सी ऐसी घटनाएं देखने को मिली, लेकिन वह चुनिंदे जगहों पर होती थी। लेकिन आज जो एक तरीके से एक राज्य में भगवा के झंडे लहरा देना, यानी चक्रवर्ती सम्राट बनने की जो सपना मोदी जी का है, वह शायद इसी तरीके से ही वह चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हैं, क्योंकि ना वह बिहार में अभी तक जीत पाए, न ही बंगाल में जीत पाए। हर राज्यों में वह जैसे चाहे, जिस ढंग से चाहे, तोड़ ममोड़ करके वह जीत ही गए और वहाँ पर भगवा लहराए, वहाँ पर अपने मुख्यमंत्री बने। लेकिन महाराष्ट्र के बारे में ये बतलाया जाता है कि मोदी जी वहाँ अकूत संपत्ति है, इसके लिए वह चुनाव नहीं जीता गया, बल्कि इसलिए जीता गया कि क्योंकि अडानी की सारा कारोबार, चाहे वह इंडियन एयरलाइंस का कारोबार हो या पोर्ट का कारोबार हो, समुद्री पोर्ट का, वे तमाम चीज़ें अडानी के पास में है। और अडानी को यह मंजूर नहीं था कि वहाँ पर किसी दूसरे की सरकार बने, और इसलिए वहाँ पर यह खेल किया गया।
क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज जिस ढंग से ट्रंप भारत और मोदी को बेइज्जती कर रहा है, लेकिन उसके बाद में मोदी चुप है, क्योंकि उनकी जान, जैसे बोला जाता है, चिड़िए में जान फंसना। और वही बात मोदी जी के साथ है कि अडानी पर वहाँ अमेरिका में केस चल रहा है और हम कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए भले देश का चाहे जितना फजीहतें हो जाए वह बर्दाश्त है, लेकिन किसी भी ढंग से अडानी को उससे निकालना मेन लक्ष्य बना लिया गया है। और इसलिए 11 बार अब तक डोनाल्ड ट्रंप भारत का बेइज्जती कर चुका है, लेकिन मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। जैसे चीन पर मोदी का एक शब्द नहीं निकला, जब हमारा 20 जवान गलावन घाटी में शहीद हो गए और मोदी जी आकर के टीवी पर बोल जाते हैं कि नहीं कोई घुसा था, न घुसा है, नहीं घुसेगा। और बाद में जो हुआ कि आज चाइना हमारे पड़ोस में अपनी कॉलोनियां बना रहा है। और अब तो हद ये हो गया है कि जब से ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ और उसके बाद में हमारे बांग्लादेश को भी अपने अधीन करके और हमारे सबसे नज़दीक दार्जिलिंग के पास, वहाँ से काफ़ी नज़दीक, यानी 12 से 13 किलोमीटर के दूरी पर वो अपना एयरबेस बना रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पर भी चुप है। और यदि कोई सवाल करता है तो उन्हें देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही या पाकिस्तान का एजेंट या पाकिस्तान के भाषा बोलने वाले बतला दिया जाता है और उनका मखौल उड़ाया जाता है, जो कि आप देख रहे हैं कि आज विपक्ष के साथ जो हो रहा है, चाहे टीवी के डिबेट में देख लीजिए या किसी भी न्यूज़ चैनलों पर जाइए या अखबारों में देख लीजिए, जो भारतीय मीडिया है वह किस ढंग से सत्ता के आगे चरण चुंबक बनी हुई है। वह कोई आवाज़ नहीं उठा रही है, और यदि जो आवाज़ उठा रहे हैं उन्हें ही कटघरा में घिरने का काम कर रहा है। दोस्तों, बात तो बहुत लंबी बढ़ती जाएगी, लेकिन इस लेख को देश के हर नागरिक को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर की ऐसी कारण क्या बनी है कि राहुल गांधी को आज महाराष्ट्र के में हुई मैच फिक्सिंग पर अपनी लेख लिखना पड़ा है। क्या बिहार में भी वही कार्य दोहराया जाएगा? और इसलिए वहाँ पर मोदी जी और अमित शाह की हाजिरियाँ ज़्यादा बढ़ गई है। आप देखे होंगे कि पूरा देश जब आतंकवादी हमले से जूझ रहा था और उस समय प्रधानमंत्री मोदी बिहार में आकर के चुनावी भाषण कर रहे थे, वे वहाँ नहीं जाकर, पहलगाम नहीं जाकर, बिहार आकर के और वहाँ से पाकिस्तान को धमकी दे रहे थे। और आज 46 दिन बीतने के बाद भी जब प्रधानमंत्री जी कश्मीर जाते हैं तो चिनाब पर बने पुल के उद्घाटन करने जाते हैं, लेकिन वो पहलगाम या पूंछ में नहीं जाते हैं, जहाँ पर कि इस भारत पाक टेंशन में हमारे काफ़ी जान माल की क्षति पहुँची है। और वह भी हम लोगों को तब देखने को मिला जब विपक्ष का नेता वहाँ पहुँचते हैं और लोगों ने वहाँ अपनी बातें को रखा और वह दिखाया कि किस ढंग से पाकिस्तानी ड्रोन से भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र है और वहाँ पर कैसे कैसे वो लोग हमला किया था और वहाँ पर कितनी क्षतियाँ पहुँची है। तो प्रधानमंत्री जी का एक ही लक्ष्य है, चुनाव चाहे जैसे भी हो, चुनाव जीत लेना। उन्हें ना लोकतंत्र से मतलब रह गया है, नहीं देश की जनता जिनको 5 साल में एक बार अधिकार मिलता है और उस अधिकार को भी जिस ढंग से बदला जा रहा है संवैधानिक संस्थाओं को मिला करके, तो क्या
देश में लोकतंत्र अब रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर विचार करने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।